हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग IBSE IU में हिस्ट्री का सेट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने डिफेंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इस पे अपने सेट निकाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट 2। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्ट डेसिफर्ड बाय। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी, देखिए कई सारी इनके इंस्क्रिप्शन थी अशोक की, तो वो सबसे पहले किसके थ्रू वो समझी गई पढ़ी गई, किसके थ्रू? तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, हाथी गुम्फा, ये सब इंस्क्रिप्शन है और ये किंग हैं, वो रूलर्स हैं जिनके थ्रू इनका पता लगता है। जैसे हाथी गुम्फा ये इंस्क्रिप्शन है, तो इससे पता चलता है किस किंग के बारे में। तो इस तरह से ये मैचिंग है। तो देखते हैं हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन था उससे हमें किसके बारे में पता चलता है? खारवेला। ये एक किंग थे कनिष्क, इनको ध्यान रखिएगा। हाथी गुम्फा, खारवेला। अगर हम बात करते हैं भिटारी की, तो भिटारी ये यूपी में है। तो यहाँ से पता चलता है हमें स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है। भिटारी से स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है। जूनागढ़ जो कि हमारे गुजरात में है, तो यहाँ से इनके से किससे पता चलता है? रुद्रदमन वन। देखिए कुछ होते हैं वो तो याद रहते हैं, जैसे है हाथी गुम्फा है खारवेल किंग, और जूनागढ़ रुद्रदमन वन, एहोल है पुलकेशन 2। तो कुछ याद रहते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे हमने 1-2 एक्स्ट्रा रखे हैं, जैसे कि कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर जूनागढ़ हो गया रुद्रदमन वन, ये गुजरात में है, और एहोल वाला जो है ये है कर्नाटका में। इससे हमें पता चलता है पुलकेशिन 2 के बारे में। और नासिक वाला जो है, नासिक ये महाराष्ट्र में है, इससे हमें पता चलता है गौतमी पुत्र। तो इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए एक बार हम रिपीट करते हैं, हाथी गुम्फा खारवेला, भिटारी जो है यूपी में वो स्कंदगुप्त, जूनागढ़ जो है गुजरात में वो रुद्रदमन वन, और एहोल वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो पुलकेशिन 2, और नासिक जो है वो गौतमी पुत्र। तो हमारा आ जाता है 4, 3, 5, ये वाला डी है, 1 और 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये मैच करने को आता है, या फिर सीधा सा पूछ लिया जाता है कि हाथी गुम्फा किस उसका है, किस राजा को बताता है, जानकारी मिलती है हमें। तो ये सिंपल भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत पूछा जाता है। तो जितने भी एक्ट हुए थे या जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे देखिए ईयर भी साथ में ऑटोमेटिकली याद होता जाता है। अगर हमें एक्ट या जो भी प्लान है वो पता हो, तो धीरे धीरे हमें ईयर भी उसके अकॉर्डिंग याद हो जाता है। तो वो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, दिया है कैबिनेट मिशन प्लान, बॉम्बे प्लान, वेवल प्लान, माउंटबेटन प्लान। तो देखिए जैसा कि अगर थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री का आइडिया होगा तो उसको ये तो पता होगा कि माउंटबेटन प्लान सबसे लास्ट में कब आया था? 1947 में, जस्ट इंडिपेंडेंस से पहले आया था माउंटबेटन प्लान। इन्हीं के बाद क्या हुआ था? पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हो गया था इसी प्लान के बाद, और फिर इंडिपेंडेंस डे था हमारा 1947 में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 1947 का है। उससे पहले देखिए 1946 में क्या बनी थी? एक गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट। तो वो किस प्लान के अंदर आती थी? वो कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये हमारा जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये 1946 का हो गया। 47 माउंटबेटन प्लान। उससे पहले देखिए एक सुना होगा शिमला कॉन्फ्रेंस या वेवल प्लान, उसी को वेवल प्लान कहते हैं। उस टाइम ये वहाँ के गवर्नर जनरल थे वेवल, और इन्होंने क्या किया, पहले एक अपना प्लान दिया और फिर उसको क्या किया कि INC और मुस्लिम लीग को शिमला कॉन्फ्रेंस में बुला लिया। तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसलिए इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? 1945 में। याद रखिएगा शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1945 में हुई थी, और उससे पहले आया था हमारा बॉम्बे प्लान यानी कि 1944 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले बॉम्बे प्लान हुआ 1944,
नेक्स्ट हमारा वेवल प्लान हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं 1945। फिर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अकॉर्डिंग इंटरिम गवर्नमेंट बनी। तो हमारा लास्ट में फिर आता है माउंटबेटन प्लान 1947। तो हमारा जो रहेगा ऑर्डर 2314 ये बी में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो थोड़ा सा जो मूवमेंट्स और ये प्लान है इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा किसके बाद कौन सा आया है, तो अगर ईयर नहीं भी याद होगा तो वहाँ पर स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मनसबदारी सिस्टम से। देखिए अकबर ने मनसबदारी इंट्रोड्यूस किया था, ये तो सबको पता है मुगल्स में। और अब इसके बारे में थोड़ा सा है, मनसबदार्स वर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जाट्स एंड सवार्स दे हैड। मनसबदार्स वर मिलिट्री ऑफिसर्स ओनली। पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, करेक्ट है। तो देखिए पहले मनसबदारी सिस्टम को अगर हम समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी देखता था। और मनसबदार जो अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो वो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मनसबदार कहते हैं। तो उस टाइम पे मनसबदार कहते थे। और जो पूरा एक सिस्टम चलाया था किस तरह से किस एरिया में कौन मतलब काम करेगा, तो उस पूरे सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। तो जैसे अभी जैसे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो खुद सारे काम तो करते नहीं है, तो उनके नीचे लेवल पे कुछ ऑफिसर्स हैं, फिर उससे नीचे तो पूरी एक हायरार्की टाइप है कि हर लेवल पे कोई ना कोई ऑफिसर्स हैं जो आगे काम पूरा देश चलाते हैं, पूरा इंडिया का काम संभालते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए हैं, तो उसी तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, ऑफिसर्स कहते हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, ऑफिसर हुए, और उन्हीं को क्या कहते हैं, मनसबदार कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो इसमें ऑब्वियसली जब एक हायरार्की होगी तो कोई ऊंचे लेवल का है, जैसे हम लोग में होता है कि कोई ग्रेड ए का ऑफिसर है, कोई ग्रेड बी का है, कोई ग्रेड सी का है, जैसे जॉब्स आती हैं। तो उसी तरह वहाँ पे भी होता था, कोई ज़्यादा हाई रैंक का है, कोई उससे कम का है, कोई उससे कम का है। तो इस तरह से होता था। तो ये जो रैंक वाइज अलग होते किया जाता था मनसबदार्स को, तो उसे जो कहते थे उसे कहते थे ज़ाट्स। उस टाइम पे क्या कर दिया जाता था, नंबर दे दिया जाता था, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। जैसे 2000 कोई 500 है, कोई 200 जाट्स है। तो ये क्या बताता था, ये बताता था कि इसकी रैंक कितनी है। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, न्यूमेरिक वैल्यू होती थी, उतना हाई रैंक का वो होता था मनसबदार। तो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जाट एंड सवार्स। अब ये सवार्स क्या है, देखिए जात तो समझ में आ गई कि एक न्यूमेरिक वैल्यू होती थी जो उसकी रैंक बताती थी। अब सवार्स ये होता था कि जैसे सवार्स कहते हैं कि जैसे पहले जब लड़ाई होती थी, जाते थे वॉर में, तो वो कुछ होते थे जो घोड़े पे सवार रहते थे और लड़ाई करते थे, आगे और पीछे राजा रहता है, तो उनको सवार्स कहते हैं। तो जैसे जो ऑफिसर्स होते थे तो उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ना, तो उनको ट्रेंड करने के लिए ये मनसबदार ऑफिसर का काम करते थे, और सवार्स को क्या करते थे, ये ट्रेंड करते थे। तो ये होता था उस टाइम पे, मुग़ल के टाइम पे, कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में अकबर हैं, दिल्ली में है, तो वहाँ से बहुत काफ़ी ज़्यादा दूर एक एरिया है, तो पूरे में तो वो नहीं देख पाएंगे ना। तो अलग अलग उन्होंने क्या किया, जो जागीर जो होती थी, अलग अलग जो एरिया होता था, लैंड एरिया, वहाँ पे मनसबदार उन्होंने अपना बता दिया कि तुम वो एरिया देखोगे, तुम वो एरिया देखोगे। तो उनको एक तो ये संभाल दिया, और दूसरा उनको ये सवार्स दे दिए। उनकी ज़ात, ये ज़ात, नंबर ऑफ़ ज़ात ये बताई कि उनकी रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बांध दी, और उनको सवार दे दी कि तुम इतने सवार को ट्रेन करोगे, उसे मेंटेन रखना होता था। जैसे वो लड़ाई हुई, बैटल हुई, तो उसमें गए तो कुछ इंजर्ड हुए और कुछ, तो उनका जो है हर मनसबदार के अपने कुछ सवार्स होते थे कि वो उनकी देख रेख करता था। तो जब क्या होता था कि जैसे अब दूसरा जो मनसबदार है, तो आपस में वो जो हॉर्स हैं वो आपस में मिले ना। मान लिए उनका वो काम नहीं किया तो उन्होंने दूसरे का कह दिया कि ये उनका, उन मनसबदार का है। तो इस तरह क्या होता था कि उन पे सील लगती थी, जो सवार होते थे उन पे सील लगती थी।
जिससे पता रहता था कि ये इस मनसबदार के अंदर ये वाला सवार आता है। तो इस तरह से कई सारे सवार जो होते थे वो मनसबदार के अंदर कर दिए जाते थे कि तुम इनको देख रेख करो, इनको मेंटेन करो। और तो इस तरह से होता था। अब ये थर्ड जो ऑप्शन है इनका, मनसबदार वर मिलिट्री ऑफिसर्स ओनली, तो ये गलत है, इन्होंने ओनली लगा के गलत कर दिया। देखिए मिलिट्री ऑफिसर्स तो होते थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते थे और भी काम संभालते थे, तो उन सबको मनसबदार्स कहते थे जो भी ऑफिसर होते थे। तो यहाँ पर तीनों जो हैं सिर्फ ये दोनों जो हैं ये राइट हैं और थर्ड वाला गलत कर दिया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ओनली लगा दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 यानी कि बी। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। मनसबदारी सिस्टम सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए पूछा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री से कि ये साइट्स दे दी इंडस वैली की और ये किस रिवर के किनारे हैं, किस रिवर के पास है। तो सिंपल हड़प्पा और मोहनजोदारो तो सबको याद रहती है, हड़प्पा रावी है, ये बिल्कुल सही है। पूछ रहे हैं रॉन्गली मैच्ड, तो ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदारो इंडस, ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा भोगवा नहीं है। रोपड़ सतलज, ये बिल्कुल सही है। देखिए अब इसे याद कैसे रखेंगे, कालीबंगा भोगवा नहीं है, भोगवा किसकी है, लोथल की है, लोथल की है। अब ये ध्यान कैसे रखेंगी, देखिए भोगवा में जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ओ की आवाज़ आ रही, भोगवा, ऐसे ही लोथल में आ रही, लोथल। तो ध्यान रखिएगा कि लोथल किसके पास है, रिवर के, भोगवा रिवर के पास है। अब आप लोग सोचेंगे कि रोपड़ में भी तो ओ की आवाज़ आ रही है, तो देखिए रोपड़ सतलज किस तरह से मैच करेंगे, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, यानी कि रोपड़ और सतलज, आर एस टी यानी कि रोपड़ की सतलज हो जाएगी और भोगवा लोथल, ये दोनों का। अब आता है कालीबंगा की कौन होती, कालीबंगा की होती है घग्गर रिवर, नाम सुना होगा घग्गर रिवर का, वो होती है कालीबंगा। ओके तो देखिए अगर एक ना भी याद हुई, वैसे ये सिंपल है, बी के फर्स्ट वर्ड को ले लिए, के जी जो हमारे होते हैं नर्सरी के जी, उससे याद कर लिए के जी, कालीबंगा घग्गर, ये लोथल भोगवा याद हो गया, और रोपड़ और सतलज क्योंकि आर के बाद क्या आता है, ऐसा आता है। तो इस तरह कुछ फर्स्ट वर्ड से ट्रिक बना के याद कर लिया कीजिए, सिंपल रहता है। हड़प्पा रावी हो गया और मोहनजोदारो इंडस। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, कालीबंगा भोगवा, ये गलत है, यानी कि ओनली 3। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड आर्यंस मीन्स। देखिए आर्यंस जो होते हैं ये इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का मतलब है नोबल, गुड। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ गुड फैमिली, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द मगधियन डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए मगध जो डायनेस्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी थी, हमारे पूरा जो गैंगेटिक एरिया था उसमें थी, पूरी फैली हुई थी। इसके अंदर जो आते हैं नंद, शुंग, मौर्य और हर्यक। तो इसमें कौन पहले आया कौन बाद में, तो देखिए हर्यक डायनेस्टी जो थी वो सबसे पहले आई थी फर्स्ट नंबर पे। और अगर इसके फाउंडर की बात करें तो इसका फाउंडर थे बिसार, और उसके बाद उनके बेटे आते हैं अजातशत्रु, और जिन्हें अमित्रोचैट्स भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा एक पॉइंट। और तो इसके हो गए फर्स्ट नंबर पे हर्यक आता है, उसके बाद आते हैं नंद, उसके बाद आते हैं नंद, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे महापद्मानंद। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं मौर्य, जिनके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर लास्ट में आते हैं शुंग, पुष्यमित्र शुंग। देखिए हर्यक जो बिंबिसार जिनके फाउंडर थे, क्या होता है कि इनके बाद ये नंद डायनेस्टी आती है, इसके होते हैं महापद्मानंद, और इनका जो लास्ट रूलर होता है धनानंद। तो वो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है, जो ये मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट करता है, ये इसे हरा कर और फिर इसका एम्पायर पूरा ख़त्म करके और फिर आता है गद्दी पे। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये धनानंद काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये लास्ट रूलर और काफ़ी ज़्यादा बहुत पावरफुल ये रूलर होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत अमीर होता है, मतलब बहुत सोने से एकदम भरा होता है, बहुत ज़्यादा गोल्ड होता है इसके पास, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, इसको हटा के गद्दी से, और फिर
उसके बाद लास्ट में आता है शुंग डायनेस्टी यानी कि पुष्यमित्र शुंग। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया है हर्यक, नंद, मौर्य और शुंग यानी कि 4132 4132 राइट आंसर बी। नेक्स्ट है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। देखिए गंधारा स्कूल जो आर्ट है ये कब आती है एग्जिस्टेंस में, महायान सेक्टर में। देखिए महायान जो देखिए जो कनिष्क ने एक लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी तो उसमें 78 एडी में, उसके बाद क्या हुआ था कि जो बुद्धिज़्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। 2 पार्ट में, एक हो गया था हीनयान, एक हो गया था महायान। देखिए जो महायान थे वो गौतम बुद्धा को गॉड ही मानने लगे थे, मतलब उनको ही गॉड मानते थे और उनकी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। और जो हीनयान ये वाला सेक्टर था ये इनको एक ग्रेट योद्धा मानते थे, मतलब ग्रेट पर्सन मानते थे और इनके जो बताए हुए चीज़ें थी उनको फॉलो करते थे। लेकिन महायान क्या करते थे कि इनको ही गॉड मानते थे, गौतम बुद्धा को ही गॉड मानते थे और उन्हें फॉलो करते थे। तो ये तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस यही था इन दोनों में। अगर हम गंधार स्कूल की बात करें तो ये आया है महायान और ये इसके पीछे पूरा कनिष्क थे, पूरा कनिष्क ने जो है यहाँ पर पूरा इसको डेवलप करवाया पूरा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको महायान को पूरा फैलाया है कनिष्क ने और कनिष्क ने बुद्धिज़्म जो फैलाया वो ऊपर चाइना साइड काराकोरम रेंज तक ले गए वो। उसके बाद है नेक्स्ट, इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज एट। तो देखिए मगध किंगडम की अर्लीस्ट कैपिटल, देखिए पहली जो कैपिटल थी वो राजगीर थी। उसके बाद हमने बताया था हर्यक डायनेस्टी से स्टार्ट होता है बिंबिसार और उसके बाद आता है अजातशत्रु। क्या होता है कि फिर वो राजगीर से जब वो गद्दी पे बैठता है तो राजगीर से कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र में कर देता है। तो सेकंड जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी और ये मेन कैपिटल। अगर पूछा जाए कि मेन कैपिटल मगध की कौन थी तो वो पाटलिपुत्र थी। अगर पूछा जाए अर्लीस्ट कैपिटल कौन थी तो वो थी राजगीर। इसे ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। From which one of the following places remains of wells have been found in the houses belonging to the developed stage of the Indus Valley Civilization? देखिए ये तो सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी अपने में। उसमें से हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब तो ये जो चीज़ें जो हर जगह से मिली, अलग अलग ग्रेड बात मिला और ये तो इस तरह का जो चीज़ें हैं इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ पर ये बात आएगी कि वेल्स जो मिले, रिमेन्स ऑफ वेल्स, ये आएगा अगर बात तो ये कहाँ मिले, ये हमें मिले मोहनजोदारो में। तो इसे ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। और एक हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पोर्ट था वो कौन सा था, वो लोथल था, पोर्ट सिटी कहलाता था। विच वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क? मथुरा, तक्षशिला, पुरुषपुर, पाटलिपुत्र। देखिए कनिष्क की जो कैपिटल थी वो कई थी, देखिए मेन जो थी ये यही पुरुषपुर थी, पेशावर। फर्स्ट अगर पूछें तो पुरुषपुर आएगी और सेकंड कैपिटल अगर पूछें कि सेकंड कौन सी है तो वो मथुरा है। रिलीजियस कैपिटल अगर पूछा जाए तो वो तक्षशिला है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अगर रिलीजियस कैपिटल पूछा जाए तो तक्षशिला, फर्स्ट कैपिटल पुरुषपुर, पेशावर और सेकंड कैपिटल मथुरा। तो ये कनिष्क के कुछ कैपिटल हैं, इनसे भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है अक्सर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ये पूछा जाता है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। सब्सिडरी अलायंस, देखिए जो ये वॉइसरॉय और लॉर्ड ये सब जो थे, वॉइसरॉय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, इन लोग ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लाई, काफ़ी पॉलिसी लाए। इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाइसरॉय कौन सी पॉलिसी लाया था। तो देखिए ये कह रहे हैं सब्सिडरी अलायंस, ये वेलेस्ली लाए थे, बिल्कुल सही है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन, ये भी बिल्कुल सही है। परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, भी बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्या होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखिए लॉर्ड रिपन और लिटन, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आई थी वो रिपन लाए थे और लिटन जो लाए थे वो लाए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे,
उनके टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सी अजीब सी पॉलिसी आई थी, ऑप्रेसिव रूल्स आए थे। और याद है दिल्ली दरबार पूरा लगाया था उन्होंने, क्योंकि विक्टोरिया को आना था यहाँ। तो पूरा सार उस टाइम पे सूखा भी पड़ा था हमारे, हमने लास्ट उसमें बताया था आपको, जो प्रीवियस पेपर कराए थे उसमें हमने बताया था कि उसको समझाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे और इंडियन आर्म्स एक एक्ट लाए थे। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब से वो लाए थे जो सही नहीं थे, यहाँ के लिए, इंडिया के लिए सही नहीं थे। तो या इसका ध्यान रखिएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली, परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे सारे सही हैं, यानी कि कोई भी गलत नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। देखिए इनको एक्सप्लेन करने का तो टाइम नहीं, क्योंकि पेपर जल्दी है। तो अब हम वो वाले क्वेश्चन ला रहे हैं जो फटाफट जो पूछे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब आता है रामायण। द तमिल वर्जन ऑफ द ग्रेट एपिक रामायण वॉज मेड बाई। इसका तमिल वर्जन किसने बनाया? तो वो है कंबन। राइट आंसर इज कंबन। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। देखिए बैटल्स पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो हमने यहाँ पे पानीपत लिया है। इसके थ्रू हम और भी बताएंगे। देखिए थर्ड बैटल जो फर्स्ट बैटल जो हुई थी, अब हम बात करते हैं एक एक की। जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत में वो कब हुई थी? 1526 में हुई थी। 1526 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अब सेकेंड जो हुई थी, देखिए बाबर की जो हुई थी वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। बाबर की लगातार 4 हुई थी बैटल्स, 1526, 1527, 28 और 29। अगर हम बात करते हैं पानीपत की बैटल की, तो वो 3 हुई थी। तो फर्स्ट तो बाबर और इब्राहिम लोदी की हुई थी। सेकेंड हुई थी हमारी 1556 में। देखिए हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर इसलिए ताकि थोड़ा सा ईयर ध्यान रहे आप लोग को, किस साल हुई थी, क्योंकि ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए 26 सेकेंड कब हुई? 56। और ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, इसे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बाबर, सेकंड अकबर की। और थर्ड पानीपत किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। सॉरी, ये हुई थी 1761 में, जिस पे अभी मूवी भी बनी थी। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। फिर 56 पे आ जाएंगे, सेकेंड बैटल पानीपत, अकबर और हेमू। थर्ड बैटल 1761 और किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। तो ये तो हो गई पानीपत की बैटल। अब हम बात करते हैं बाबर की। देखिए बाबर से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो बाबर की फर्स्ट तो ये हो गई। सेकेंड हुई थी 1527 में। देखिए एक एक अब हम ईयर नहीं लिखेंगे, टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत। देखिए 1527 में हुई थी बैटल ऑफ खानवा, इसे ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ खानवा किसके साथ हुई थी? राणा सांगा के साथ। तो याद देखिए कैसे जो हमने जैसे याद किया था। तो बैटल ऑफ खानवा, देखिए एन आ रहा है और उधर क्या आ रहा है? राणा सांगा। तो एक जैसा थोड़ा सा साउंड कर रहा है ना, खानवा और राणा सांगा, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच, बैटल ऑफ खानवा 1527। उसके बाद 28 की अगर हम बात करें तो ये हुई थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था बैटल ऑफ चंदेरी। और ये हुई थी मेदिनी राय के साथ, बाबर और मेदिनी राय। तो इसमें ये मारा गया था मेदिनी राय। इसको क्या कहा था? बैटल ऑफ चंदेरी। उसके बाद 9 में जो हुई थी, 1529 में हुई थी, उसका नाम था बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा। और ये हुई थी महमूद लोदी के साथ, जिसने इसे इनवाइट किया था। देखिए महमूद लोदी और 2 लोगों ने मिलकर इसे इनवाइट किया था यहाँ पर। और क्या किया था इसने? आते ही इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाया। और ये पूरी पॉलिटिक्स थी उस टाइम पे, तो इब्राहिम लोदी को हटाया और उसने अपना मुग़ल एम्पायर स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट तो इसकी ये हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ। सेकंड इसकी हुई थी बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के साथ। थर्ड हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय के साथ। और फोर्थ हुई थी 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, किसके साथ? महमूद लोदी के साथ। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बैटल और ये 3
पानीपत की। तो ये इतना तो याद होना चाहिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, यानी कि राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड, फर्स्ट जो कॉटन मिल इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी वो कहाँ हुई थी, सॉरी यहाँ पे वेयर होना चाहिए, तो वो हुई थी मुंबई में, इसे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में, इसे ध्यान रखिएगा, 1854 में मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच, द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्टुगीज, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। देखिए पौंडीचेरी जो था वो जो हमारे साउथ इंडिया में था, तो उस पर जो है एक एक करके इन लोग ने क्या किया था, उसको ऑक्यूपाई किया था। तो इसमें फर्स्ट कह रहे हैं द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। देखिए फर्स्ट यूरोपियन जो हुआ था, यूरोपियन पावर जो ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी ने, वो थी पोर्टुगीज़, फिर सेकंड फ्रेंच से। तो इसमें इन्होंने उल्टा दिया है। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको, पोर्टुगीज़ पी से और पौंडीचेरी पी से, यानी कि फर्स्ट कौन थी यूरोपियन पावर, वो थी पोर्टुगीज़, और सेकंड फ्रेंच थी। अब इसमें थर्ड कह रहे हैं द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ओनली 3, यानी कि सी, इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वॉज फाउंडेड बाय। देखिए फर्स्टली इसको जो इसके वो हुआ था, इसके जो फाउंडर थे वो थे सर सैयद अहमद ख़ान, और ये कब हुआ था, 1875 में। उसके बाद इसका नाम बाद में बदल कर AMU कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो कब किया गया, वो हुआ 1920 में। इसको ध्यान रखिएगा, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका नाम चेंज हो जाता है। और इसके फाउंडर कौन थे, सर सैयद अहमद ख़ान। तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गांधी जी। देखिए गांधी जी की टीचिंग्स थी ट्रुथ, नॉन वायलेंस, रिलीजन, सत्याग्रह। तो सबको पता है इनमें से इंपॉर्टेंट कौन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स, वो थी सत्य और अहिंसा, यानी कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच सेशन ऑफ INC डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस। देखिए INC जो थी, जो सेशंस हमारे होते थे 1885 से जो स्टार्ट हुए थे, तो INC थी। उसके बाद क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग जो होती है वो बाद में आती है, पार्टिसिपेट करती है किस सेशन में, लखनऊ सेशन में। और ये कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और ये किसके थ्रू प्रिसाइडेड किया गया था, प्रिसाइडेड बाय अगर आता है क्वेश्चन में तो आएगा AC मजूमदार, उनके थ्रू ये प्रिसाइड किया गया था। उसके बाद इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट सेशंस थे। पहले तो फर्स्ट के फोर्थ जो सेशन है वो चारों याद रखिएगा लाइन से। उसके बाद ये सूरत जो सेशन हुआ था 1907 में, उसे ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो INC छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा लखनऊ सेशन, ये 1916 में हुआ था, और इसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है और गांधी जी भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा 1917 वाला ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आता है क्वेश्चन फर्स्ट वुमेन जिन्होंने INC की जो हेड थी, जिन्होंने प्रिसाइड किया था INC, तो वो थी एनी बेसेंट। इन्हें ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमेन अगर आता है तो वो 1917 में एनी बेसेंट आती हैं। अगर आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन तो वो 1925 में आता है, सरोजनी नायडू इंडियन वुमेन थी। और ये कब इन्होंने कौन से सेशन में, 1925 वाले सेशन में इन्होंने की ये हेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। तो ये किसने स्टार्ट किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पोएम सुबह आज़ादी। तो ये पोएम लिखी है फैज़ अहमद फैज़ ने। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए नॉट करेक्टली कह रहे हैं, यानी कि बाकी सब सही है, सिर्फ एक इसमें रॉन्ग है। तो देखिए ये पूछा जाता है कुछ ये एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर से कि ये किसके टाइम पे, इस टाइम पे वायसराय गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो था वो उस टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मराठा हुई थी, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग था सेकेंड एंग्लो मराठा, ये रॉन्ग है। लॉर्ड कॉर्नवालिस
थर्ड एंग्लो मैसूर, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर, ये बिल्कुल सही है। देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए फोर हुई थी एंग्लो मैसूर और तीन हुई थी एंग्लो मराठा। तो देखिए फर्स्ट वाली जो मैसूर की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट हुई तो वो थी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे। रॉबर्ट क्लाइव यानी कि वही बैटल ऑफ प्लासी, तो फर्स्ट उस टाइम पे हुई थी। उसके बाद जो सेकंड मैसूर हुई है वो हुई है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। उसके बाद कौन आता है, वॉरेन हेस्टिंग आता है। उसी के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मराठा होती है और सेकंड एंग्लो मैसूर होती है, इससे पहले ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड मराठा की तो वो होती है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। तो मराठा काफ़ी टाइम के बाद सेकंड वाली होती है, उससे पहले थर्ड और फोर्थ मैसूर की हो जाती है। देखिए कैसे, थर्ड जो एंग्लो मैसूर की होती है वो कॉर्नवालिस के टाइम पे होती है। वॉरेन हेस्टिंग के बाद आते हैं कॉर्नवालिस। इस टाइम पे कौन सी होती है, थर्ड एंग्लो मैसूर, खाली मैसूर की होती है इस टाइम। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तीसरे नंबर, पहले हेस्टिंग है, फिर कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस टाइम पे कौन सी होती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर और सेकंड मराठा। और जो लास्ट मराठा की होती है वो होती है लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड वाली एंग्लो मराठा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि थर्ड जो मराठा होती है वो होती है हेस्टिंग के टाइम पे। देखिए पहले इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, फिर इन दोनों का याद रखिएगा। कैसे, पहले वॉरेन हेस्टिंग, सबसे पहले क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, फिर आते हैं कॉर्नवालिस, उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में दो आते हैं, पहले आते हैं कॉर्नवालिस और फिर आते हैं वेलेस्ली। तो वॉरेन हेस्टिंग तो याद रहेगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा और सेकंड मैसूर हुई। उसके बाद कॉर्नवालिस और वेलेस्ली आते हैं, तो कॉर्नवालिस के टाइम पे सिर्फ मैसूर होती है, अब ऑब्वियसली थर्ड एंग्लो मैसूर होगी। उसके बाद आएंगे वेलेस्ली, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर होगी इनके टाइम पे और सेकंड मराठा होगी, इसे ध्यान रखिएगा, सेकंड मराठा होगी। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग की लास्ट होगी थर्ड मराठा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज अ देश बंधु। देखिए देश बंधु के कुछ टाइटल मिलते थे, मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी सारे टाइटल हैं, सबको मिले हैं। तो उनमें से जो देश बंधु ये टाइटल था ये किसका था, ये था CR दास का। इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, द सेकेंड सेशन ऑफ INC वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय। अभी हमने बताया था कि कुछ सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फोर्थ तो आप लोग को याद रखने हैं विद लोकेशन। तो फर्स्ट हुआ था 1885 में, और किसने किया था, ये हुआ था WC बनर्जी। सेकंड हुआ था 1886 में, वो किया था किसने, यही क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने। और थर्ड हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, फोर्थ जॉर्ज यूल ने किया था। तो इसको याद ऐसे रखेंगे कि फर्स्ट जो थे वो हिंदू थे, रिलीजन के अकॉर्डिंग हम याद रखने में आसानी होती है। फर्स्ट हिंदू थे, कौन थे, WC बनर्जी 1885 में। सेकंड पारसी थे, दादा भाई नौरोजी। थर्ड मुस्लिम थे, बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ क्रिश्चियन थे, जॉर्ज यूल। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो देखिए फर्स्ट 1885 वाला हुआ था बॉम्बे, नेक्स्ट उसके बाद कैलकाटा, फिर मद्रास और फिर इलाहाबाद, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय, ही एडवोकेटेड स्टूड विडो रीमैरिज, ही स्ट्रांगली फॉर द एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, ही एडवोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इनसे रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट हैं, तो इससे बताना है कौन सही है। देखिए राज के अलावा भी इन्होंने ये, क्योंकि पेशे से क्या थे, एडवोकेट थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें इन्होंने की थी, जैसे विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह, इसके साथ ही खड़े हुए थे, इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। तो विडो रीमैरिज इनमें आता है। और सती सिस्टम को एबोलिशन किया था इन्होंने, सती सिस्टम को हटाने की कोशिश की थी। और थर्ड ये था कि इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं जो तीनों ही सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके अलावा हम लोग और भी पार्ट्स पे, जैसे डिफेंस है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इस पे हम लोग इस सीरीज़ को पूरा कर रहे हैं क्वेश्चन वाइज। और इसके अलावा हम लोग ने इसके प्रीवियस पेपर भी कुछ 2017-14 जो हैं वो इस पे अपलोड किए हैं, तो वो एक बार देख लीजिएगा। भी क्वेरी हो तो वो कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।